हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे, तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो कि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, जान लेते हैं। अदर थिंग्स सच एज द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करेंगे तो उस टाइम हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और प्राइस रिलेटेड टू अदर गुड्स उसको लेके कांस्टेंट लेके चलेंगे, और टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को भी कांस्टेंट लेके चलेंगे। इस समय जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र कर रहे होंगे तो हमारा सिर्फ चेंज किस में आएगा, इनकम में। यानी इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देखा जाएगा, और हमारा जो अदर थिंग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे वो प्राइस हो, चाहे टेस्ट होगा, या फिर प्रेफरेंस हो, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो। ठीक है, तो क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देख लेते हैं। The percentage change in quantity demanded of things caused by given percentage change in income। यानी कितना परसेंट चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी इनकम में बदलाव होने के कारण कितना परसेंट चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। यानी अगर हमारा इनकम बढ़ा है तो हमारे डिमांड में, यानी हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, तो कितना डिमांड में चेंज आया है, कुछ जो परसेंटेज इनकम बढ़ने के कारण या फिर घटने के कारण, तो वही क्या होता है, हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब वाटसन ने क्या कहा है इसमें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी इसको वाटसन ने क्या बोला कि रेशियो में रखा जाना चाहिए। पहले ऊपर क्या होना चाहिए आपका, न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, और डिनोमिनेटर में आपका परसेंटेज चेंज इन इनकम होगा। अब फॉर्मूले में देख लेते हैं, ई वाई से इसको डिनोट किया जाता है, ई फॉर आपका इलास्टिसिटी, वाई फॉर इनकम। इकोनॉमिक्स में हम लोग वाई से क्या डिनोट करते हैं, इनकम को डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी आपका न्यूमरेटर में जो होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अब आगे देख लेते हैं कि क्या ग्राफ्स है इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं। डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी डिग्री है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, तो देख लेते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पॉजिटिव वाले केस में ये होगा कि हमारा जो इनकम होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। जैसे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि हमारा जब इनकम बी था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, क्यू थी। जैसे ही हमारा इनकम राइज होके ए हो गया, यानी बढ़ गया, वैसे ही क्वांटिटी Q1 हमने क्या किया, डिमांड किया, और जिसको हमने इस ग्राफ से ऐसे डिनोट किया। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, है ना। ये जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला क्या है, देख लेते हैं। जब हमारी ई वाई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ई वाई की वैल्यू यानी इनकम इलास्टिसिटी की जो वैल्यू थी वो 1 थी, तब हमारा डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी डिमांडेड किसके बराबर हो गया, क्वांटिटी जो आपका इंक्रीज़ हुआ है इनकम में, यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो और इनकम जो आपका इंक्रीज़ हुआ है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपका जो फॉर्मूला है इसका ये भी बराबर होगा, यानी Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Y1 के बराबर। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से भी कि हमारा जो क्वांटिटी Q था तो हमारी इनकम कितनी थी, Y थी। जैसे ही हमारी इनकम में इंक्रीमेंट आया, Y1 हो गया, तो हमने Q1 क्वांटिटी डिमांड की। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ग्राफ में जो ये पार्ट डिवाइड कर रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। जितना इनकम में इंक्रीमेंट आ रहा है उतना किस में आ रहा है, क्वांटिटी में भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका यूनिट वाला हो जाएगा। यानी इसमें क्या हुआ, ई वाई क्या है, यूनिटरी है, यानी ई वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट क्या है, ई वाई की वैल्यू लेस देन 1। अगर ई वाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, लेस देन 1, यानी कि 1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, निगेटिव में है। तो इसमें क्या होता है, हमारी इनकम तो राइज करेगी,
हर केस में हमारी इनकम राइज करेगी, बस क्वांटिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो इसमें हमारी इनकम राइज हो गई, क्या हो गई, y से y1 हो गई, पर हमारी क्वांटिटी में जो बढ़ोतरी हो रहा है यानी q से q1 हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा y यानी हमारी इनकम क्या हो जाएगी, विच इज़ ग्रेटर, जो कि हम स्पेंड कर रहे हैं किसी गुड पे, और डेल्टा q क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, तो आपका इनकम वाला फॉर्मूले में भी जब हम देखेंगे y1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा q1 से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा है जब हमारा EY की वैल्यू क्या थी, लेस देन यूनिटरी थी। अब UI की जब EY की वैल्यू जब मोर देन यूनिटरी हुई तो यूनिटरी से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा, यानी EY की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा हो गई, 2, 3 या फिर ऐसे कुछ वैल्यूज़ आने लगी तो क्या होगा, तब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उस समय हमारा डेल्टा Q जो होगा विच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा Y। ठीक, ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी कि हमारा जब y इंक्रीज़ हुआ y1 पे तो ज़्यादा मतलब कि इनकम में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, पर हमारा क्वांटिटी क्या है, q से q1 चला गया विच इज़ मोर देन y1 से। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मोर देन यूनिटरी वाले केस में है। तो ये 3 तरीके से ग्राफ हो गया जब हमारा इनकम इलास्टिसिटी क्या था, पॉजिटिव था। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ हम देख लेते हैं। जब हमारी इनकम क्या थी, 10 थी, तो उस समय हम क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहे थे, आपका 4 कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही हमारी इनकम राइज होकर 20 हुई, वैसे ही हमने कम स्पेंड करना स्टार्ट किया और सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट किया, और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई वो 2 हो गई। यानी इसमें इनकम में तो इंक्रीमेंट आ रहा है, पर क्वांटिटी क्या है, लेस क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, जिसका ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव स्लोपिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इनकम में तो इंक्रीमेंट आया, पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड क्या किया, कम करना स्टार्ट कर दिया, और इसका ग्राफ भी क्या हो गया, नेगेटिव स्लोपिंग हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम में तो इंक्रीमेंट आएगा लगातार ही, पर हमारी क्वांटिटी क्या है, सेम रह जाएगी, तो हमारा क्या होगा, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। जैसे कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हम क्वांटिटी 4 ही डिमांड कर रहे हैं एट एनी प्राइस, चाहे वो 5 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 15 रुपये हो, चाहे 20 रुपये हो, हमारी इनकम लगातार राइज कर रही है, पर हमारी क्वांटिटी क्या है, सेम है। 4 ही क्वांटिटी हम क्या है, डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी हो रहा है। यानी क्वांटिटी सेम रखी गई है और सारी चीज़ों मतलब कि आपका इनकम में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार हम इसका फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। यानी जितना इनकम में बदलाव आया है उसकी वजह से कितना क्वांटिटी डिमांड में बदलाव आया है, वही हमारा क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, और इसका एक ग्राफ ये होता है जो कि पॉजिटिव होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड भी क्या होता है, बढ़ता है, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे सप्लाई कर्व के जैसे। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा, वो डिमांड कर्व की वजह से नेगेटिविटी शो करेगा। पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो 3 तरीके से होता है। पहला क्या होता है, EY की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो पहले केस में जब EY की वैल्यू 1 होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड और क्या होगा, आपका जो इनकम होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे कि दोनों में क्या होगा, सेम चेंज आ रहा है। ठीक है, चाहे वो आपकी क्वांटिटी डिमांड जितना किया जा रहा है वो इनकम में भी वो सेम है। पर जब हमारी लेस देन क्या होती है, यूनिटरी, यानी 1 से कम होती है, निगेटिव होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप क्या होती है, घट जाती है, और इनकम क्या है, राइज तो कर ही रहा है, इनकम तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, इनकम का स्पेंडिंग बढ़ रहा है। तो इस केस में हमारा जो डेल्टा Y है विच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा Q। अब EY इज़ मोर देन यूनिटरी। अगर EY हमारा ज़्यादा होता है, मोर देन 1 से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, EY इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस केस में डेल्टा Q इज़ ग्रेटर देन Y। इस केस में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपका इनकम। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वाला केस हो गया, ये वाला आपका नेगेटिव वाला। इसमें हमारी इनकम बढ़ रही है पर हम क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, जब हमारी 20 इनकम हो जा रही है तो हम कम कर रहे हैं, 2 ही डिमांड कर रहा है, जबकि हमारी 10 थी तो हम कितना कर रहे थे, 4 कर रहे थे। तो इसका स्लोप ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हो गया। और नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ये ज़ीरो वाला हो गया।
ज़ीरो में कोई भी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी सेम रहेगी एज इट इज़, बस क्या होगा आपका प्राइस में राइज होगा। ये आपका जो है कर्व होगा, ठीक है, डी वाई। ये आपका क्या होगा, कर्व होगा। इसमें क्या है कि क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि इनकम में बदलाव आपका देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।